नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बड़ी बहस में बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे कोरोना के सबसे संक्रामक वेरिएंट ओमिक्रॉन की। भारत में एंट्री हो चुकी है। दक्षिण अफ्रीका में दुनिया का पहला केस मिलने के 9 दिन बाद ही गुरुवार को कर्नाटक में इस वेरिएंट के 2 केसेस सामने आए हैं। इधर राजस्थान में भी चिंताएं बढ़ गई हैं। प्रदेश में 7 दिन पहले दक्षिण अफ्रीका से जयपुर आए एक ही परिवार के 4 लोग पॉजिटिव पाए गए। इनमें दंपति समेत उनकी 2 बच्चियां जो कि 8 और 15 साल की बताई जा रही, वो पॉजिटिव मिले हैं। चिंता की बात यह है कि वो आदर्श नगर में जिन 12 रिश्तेदारों से मिले, उनमें से भी 5 लोग पॉजिटिव आए हैं। इनमें एक 16 साल का बच्चा भी पॉजिटिव है। आपको बता दें कि सभी को ओमिक्रॉन का संदिग्ध मानते हुए क्वारंटीन किया गया है। अब जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए इनके सैंपल्स लिए गए हैं। रिपोर्ट आने पर ही पता चल सकेगा कि इनमें ओमिक्रॉन है या नहीं। राहत की बात यह है कि बच्चों को छोड़कर सभी वयस्कों को टीके की दोनों डोज लगी है। उनमें कोरोना के लक्षण नहीं है और हालत फिलहाल गंभीर नहीं है। इधर प्रदेश में लगातार कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। जयपुर सबसे हॉटस्पॉट बना हुआ है। आज भी प्रदेश में 21 कोरोना संक्रमित आए हैं और जिनमें से 6 जयपुर में हैं। तो वहीं लगातार बच्चे में संक्रमित होते हुए भी वो पाए जा रहे हैं। तो वहीं राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने तैयारियां शुरू कर ली हैं। सरकार इस बार रोज 1070 मीट्रिक टन ऑक्सीजन जनरेशन की योजना बना रही है। इसके लिए पूरे स्टेट में 550 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए जा रहे हैं। मौजूदा समय में 415 प्लांट लग चुके हैं। 15 दिसंबर तक 475 प्लांट शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा 40,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का बैकअप भी तैयार किया गया है। उधर नए वेरिएंट के खुलासे के बाद आवाजाही पर भी खास निगरानी बढ़ा दी गई है। इन सभी के बीच सवाल उठता है कि कोरोना को लेकर हम फिर से लापरवाह क्यों बने हुए हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर हम लापरवाही क्यों बरत रहे हैं और आखिर गाइडलाइंस की पालना को लेकर हम सीरियस क्यों नहीं हो रहे। और यदि तीसरी लहर आती है तो राजस्थान इससे निपटने के लिए कितना तैयार है। आज की हमारी बड़ी बहस इसी मुद्दे पर होगी और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान मौजूद रहेंगे। तो एक बार फिर से कोरोना डराने लगा है। जहां पर कोरोना के नए वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है। WHO ने भी ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में डाला है, यानी कि वो वेरिएंट जिससे डरने की जरूरत है, जिससे खतरा जो है वो बहुत बड़ा है। वो इसलिए भी क्योंकि एक ओमिक्रॉन पॉजिटिव मरीज 20 लोगों को संक्रमित कर सकता है। तो ये जो दायरा है वो बहुत ज्यादा है, ये चेन बहुत बड़ी है। क्योंकि पहले जो सबसे पहले पहली लहर से हम कहते चले आ रहे हैं कि चेन को तोड़ना बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ तो चेन ही शुरुआत 20 के आंकड़े से हो रही है। बहुत ज्यादा गंभीर ये मामला है। राजस्थान में इसकी एंट्री हो चुकी है। दक्षिण अफ्रीका से 4 लोग लौटे थे, ये पॉजिटिव पाए गए। हालांकि अभी ये जांच का विषय है कि जो संक्रमण इनके अंदर है, जो वायरस है, क्या वो ओमिक्रॉन ही है। इसके लिए जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल्स भेज दिए गए, लेकिन बावजूद इसके कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं। कल भी हमने इसको लेकर लंबी चर्चा की थी कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। बच्चों में भी इसका संक्रमण देखने को मिल रहा है। स्कूल खोलने को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे थे। इन सबके बीच जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके तहत आखिरकार लूप होल्स कहां रह गए कि कोरोना का ग्राफ एक बार फिर से बढ़ने लगा और खासतौर पर ओमिक्रॉन की एंट्री के साथ अब डर लोगों के जहन में बैठने लगा है। हालांकि सिर्फ डरने से कुछ नहीं होगा, हमें लापरवाही नहीं बरतनी होगी और तमाम SOPs का पालन करना होगा, गाइडलाइंस का पालन करना होगा और सबसे महत्वपूर्ण वैक्सीन लगवानी होगी। दोनों डोज वैक्सीन की लगवाना अनिवार्य है। हालांकि ये भी फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो वैक्सीन हमारे कंट्री में फिलहाल अवेलेबल है, क्या कितनी कारगर वो ओमिक्रॉन पर होगी, ये भी समझने वाली बात है। तो वो चर्चा की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ है। डॉक्टर विकास मित्तल हैं, वरिष्ठ चिकित्सक, आप हमारे साथ जुड़ गए। इसके अलावा डॉक्टर कपिल भार्गव, वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान पर। डॉक्टर विकास, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ओमिक्रॉन की एंट्री को क्या तीसरी लहर का संकेत माना जाए, क्योंकि इसको लेकर लंबे समय से आशंकाएं जताई जा रही थी।
डॉक्टर विकास, आवाज मिल रही है आपको? डॉक्टर कपिल, आपको आवाज मिल रही है? हाँ जी, मुझे मिल रही है। सर नमस्कार। बहुत स्वागत है सर और अगर आपका। मैं इसका शुरुआत करूं जी। तो ओमिक्रॉन से हमें डरने की जरूरत तो है, हम्म। क्योंकि जैसे आपने बताया भी कि ये बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है, हम्म। यानी कि ट्रांसमिशन रेट बहुत हाई है। हम्म। लेकिन कुछ दक्षिण अफ्रीकी डॉक्टर्स ने ये आश्वासन दिया है कि जितने मरीज में प्रभावित हुए हैं उनमें सिम्टम्स बड़े माइल्ड हैं और मौतें बहुत ही कम हुई हैं। ये बात जरूर है कि इतनी जल्दी फैल रहा है तो मरीज एकदम से संख्या बढ़ेगी और भर्ती होने वालों की भी संख्या बढ़ेगी। हाँ, तो हमें पूरी सावधानी तो रखनी ही पड़ेगी। बिल्कुल डॉक्टर कपिल, लेकिन क्या इसको तीसरी लहर का संकेत माना जाए, जिसको लेकर लंबे समय से आशंकाएं भी जताई जा रही थी? क्योंकि विशेष तौर पर जो तमाम विशेषज्ञ हैं वो हमारे साथ जुड़ते हैं और बोलते हैं कि बच्चों को बचाना होगा, बच्चों को सबसे ज्यादा सुरक्षित रखना होगा। तो क्या ये वही तीसरी लहर तो नहीं? जी, मैं तो इसको इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि एक तो इंडिया में वैक्सीनेशन का डोज काफी लोगों को लग गया है, नंबर जी। 1। नंबर 2, इससे मौतें बहुत कम है। जैसा कि अपना देश में आपने देखा कि डेल्टा वेरिएंट के दौरान इतनी मौतें हुई, तो इस बार आशंका या यूं कहिए आशंका नहीं है कि इतने लोगों की मृत्यु होगी या सीरियस बीमारी होगी। खासकर जिन्होंने वैक्सीन लगा ली है उनमें भी ओमाइक्रॉन वेरिएंट इन्फेक्शन कर रहा है, यानी कि जो हम कहते हैं री इन्फेक्शन कर रहा है। हम्म। लेकिन देखने वाली बात यह है कि डिजीज बहुत माइल्ड है और हम्म। मृत्यु दर बहुत कम है। तो जी। इसको लहर तो नहीं कहेंगे, पर ये जरूर है कि हमें पूरी सावधानी बरतनी पड़ेगी। डॉक्टर विकास, आवाज अभी आपको मिल रही है? डॉक्टर विकास तक लगता है आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर कपिल, आप ही से जानना चाहूंगी, क्योंकि ओमिक्रॉन को लेकर लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा जानकारी है नहीं, हालांकि लोग सिर्फ इतना ही समझ रहे हैं कि एक अन्य वेरिएंट है ये कोरोना का। थोड़ा सा ब्रीफ में आप लोगों को इसके लेकर इन्फॉर्मेशन दे पाएँ ताकि वो पूरी तरीके से जागरूक रह पाएँ। जरूर। जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, यानी कि डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि इस पर हमें नजर रखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात जो हमें सतर्क रहने के लिए कारण जरूरी है कि इसका ट्रांसमिशन रेट बहुत हाई है, यानी कि बहुत जल्दी फैलेगा, तो हमें सतर्क रहना जरूरी है। लेकिन तीसरी बात ये भी है कि माइल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं, लक्षण बहुत माइल्ड हैं और अधिकतर लोग मेरे ख्याल से घर पे ही इलाज करके ठीक हो जाएंगे। चौथी बात ये भी है कि अब जो सरकारें हैं सारी, सब सतर्क हैं, सब ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगे हुए हैं और हमारे आईसीयू की बेड कैपेसिटी बढ़ चुकी है, डॉक्टर्स की टीम मुस्तैद है, तो इतना डरने की जरूरत नहीं है। पर जो डर हमें सता रहा है वो ये है कि जो पुरानी वैक्सीन लग चुकी हैं वो क्या कारगर है या नहीं। तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि वायरस में नए प्रोटीन जो म्यूटेशन हुए हैं, तो कई बार ये होता है कि जो वैक्सीन से एंटीबॉडीज हैं वो इसको नहीं स्वीकार कर पाएंगी या इसको पहचान नहीं पाएंगी, तो हो सकता है वो वैक्सीन असर नहीं करे। लेकिन अच्छी बात यह है कि आईसीएमआर ने कल ही न्यूज बुलेटिन में कहा है कि कोवैक्सीन जो हमारे देश में बन रही है वैक्सीन, वो काफी कारगर होगी ओमाइक्रॉन वेरिएंट पे भी। और जो जितनी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं वो ये कह रहे हैं कि जिन लोगों को ऑलरेडी वैक्सीन लग चुकी हैं, तीसरा बूस्टर डोज वो चाहते हैं कि ओमाइक्रॉन वाला लगे तो इससे बचा जा सकेगा। तो अभी तक तो ये संभावना है कि जिन लोगों के वैक्सीन लग चुकी है वो इससे प्रभावित होंगे भी, तो उनमें डिजीज बहुत ही माइल्ड होने की संभावना है। जी बिल्कुल डॉक्टर कपिल, जिस तरीके से हृदय रोग के आप विशेषज्ञ हैं, उसमें डील करते हैं, तो हृदय की खासतौर पर बात करें, हार्ट की बात करें, तो उस पर कितना इफेक्ट इसका देखने को मिलेगा? और जो हार्ट के ऑलरेडी डिजीज से संक्रमित लोग हैं, जो मरीज हैं, उनके लिए कितना घातक ये साबित हो सकता है? जी हाँ, तो पहली बात ये बताना चाहूंगा कि एज अ डॉक्टर तो मैं चिंतित हूँ कि किसी को भी कोरोना नहीं हो, चाहे वो लंग्स को अफेक्ट करे या हार्ट को। हृदय रोग जो है मुख्य तरह से दो तरह से देखा गया कोरोना वायरस के कुछ पुरानी लहरों में। एक तो ये था कि जैसे नॉर्मल आदमी का अटैक होता है तो उसकी दिल की धमनी में एक जगह ही थक्का जमता था, यानी कि हम कहते हैं हार्ट अटैक, और 3 नलियों में से एक ही में मिलता था। पर कोरोना वायरस से जो प्रभावित लोग हैं उनके तीनों धमनियों में रुकावट मिलती थी और कई सारे थक्के जमते थे। तो इसलिए हमने जो कहते थे एंजियोप्लास्टी ना करके उनको क्लॉट डिसॉल्विंग ड्रग्स या क्लॉट बस्टिंग ड्रग्स देते थे, जिससे कि वो सारे क्लॉट एक साथ घुल जाएं। लेकिन फिर भी हार्ट अटैक की संभावना बहुत बढ़ जाती है जो मरीज नॉर्मल हो तो भी। दूसरा, जो नॉर्मल लोग थे जिनके हृदय की कोई बीमारी नहीं थी, उनका हार्ट की जो कोशिकाएं जो हम कहते हैं मसल या हार्ट मायोकार्डियम, उसमें बड़ा डैमेज हो रहा था। उस कारण हार्ट की पंपिंग कम हो रही थी और अधिकतर लोगों की मौतें जो हुई हार्ट फेलियर के कारण हुई, खासकर जिनके हृदय सामान्य था। तो इसीलिए कोरोना से डरने के दो कारण है, हार्ट की नली में ब्लॉकेज और हार्ट की मसल में डैमेज। तो अभी हमें भी ये देखना पड़ेगा कि ओमाइक्रॉन की भी जो इन्फेक्टिविटी है, क्या वो हार्ट के पे भी असर कर रही है नहीं कर रही है। अभी हमें इसके बारे में और अध्ययन की जरूरत है क्योंकि अभी इतने केसेस मिले नहीं।
बिल्कुल। दूसरी लहर के दौरान जो तस्वीर हमने देखी डेल्टा वेरिएंट से तबाही का लगभग पूरा मंजर हम देख चुके हैं और सबसे ज़्यादा अगर असर देखने को मिला खासतौर पर बुजुर्गों पर जो ऑलरेडी किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं, उसमें हृदय रोग जो से ग्रसित मरीजों की संख्या भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस बार जो ओमिक्रॉन है वो कम घातक साबित होगा, तो क्या ये राहत भरी खबर? या मैं तो यही समझता हूँ। दूसरी सबसे अच्छी बड़ी बात है कि भारत में वैक्सीनेशन काफ़ी कुछ हो गया है, खासकर बुजुर्गों में। जी। अब केवल बच्चे ही रह गए हैं और जितने हम लोग कहते हैं एट रिस्क हाँ। पॉपुलेशन थी, जी। डायबिटिक्स और अदर जो हम कहते हैं कोमॉर्बिडिटीज़, वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कवर कर लिए हैं। तो इस बार आशंका हमें कम है कि हमें इस तरह के केस मिलेंगे। हुँ। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अच्छी बात ये है कि राहत की बात ये है कि कम से कम जो मोर्टेलिटी रेट है, मृत्यु का जो दर है, वो बहुत ज़्यादा कम है और साथ ही ये कम इफ़ेक्टिव होगा। लेकिन डब्ल्यूएचओ ने सर जो कहा है कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, इसके लिए चिंतित होना चाहिए। ये किस तरीके से कंसिडर किया जाता है? पिछले जो वेरिएंट्स रहे, उसके मुकाबले इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा जा रहा है? वेरिएंट ऑफ कंसर्न इसलिए कहा जा रहा है कि फैल बहुत तेज़ी से रहा है। जिस हाँ। तरह दक्षिण अफ्रीका में केसेज़ एकदम से बढ़े और जी। सारे अस्पतालों में एडमिशन बढ़ गए, इसलिए उन्होंने इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है। लेकिन कितना घातक है, ये जब तक कि मृत्यु दर काफ़ी नहीं होती, हम नहीं कह सकते। तो अभी तक हम मान रहे हैं कि ठीक है, फैल बहुत जल्दी रहा है, ज़्यादा लोग चपेट में आ रहे हैं, पर मृत्यु दर बहुत कम है। तो या तो हुँ। ये मानिए जैसे कम्युनिटी में एक जुकाम की बीमारी है, फैल गई, सबको जुकाम हो गया, लेकिन कभी कोई डरता नहीं है। तो हमें भी ओमाइक्रोन से डरना नहीं चाहिए, मान के चलें, इन्फेक्शन हो सकता है, पर अगर हम वैक्सीनेटेड हैं, तो मेरे ख्याल से इतना घातक नहीं होगा। हुँ। लेकिन इन सब के बीच सवाल लगातार दर्शकों के मन में ये भी उठता रहा है, कई बार हमसे पूछा जाता रहा है, क्या आरटी-पीसीआर से इसको डिटेक्ट किया जा सकता है? हाँ जी, अभी तक तो ऐसा कोई संकेत नहीं मिले कि मिस कर रहा है। पर हाँ, जीनोम सीक्वेंसिंग बेस्ट है। पर हालाँकि जीनोम सीक्वेंसिंग में टाइम भी ज़्यादा लगता है और पैसा भी ज़्यादा लगता है। हो सकता है हमें ज़्यादा से ज़्यादा जीनोम सीक्वेंसिंग करनी पड़े। हुँ। पर अभी तक जो भी आंकड़े आए हैं, उनमें आरटी-पीसीआर इसको पकड़ रहा है। हुँ। जो अजीब बात ये है कि जो क्लासिकल सिम्पटम्स थे, बुखार आना वगैरह, वो इसमें नहीं है। इसमें केवल थकान, सिर दर्द और मांसपेशियों में दर्द वो ज़्यादा है। हुँ। तो हो सकता है ऐसे मरीज़ डॉक्टर के पास पहुँचे ही नहीं। हुँ। क्योंकि पहले पुराने मरीज़ों को सबको मालूम था, आप लोगों के माध्यम द्वारा, कि कभी भी सर्दी, बुखार ये सब हो तो फ़ौरन गला खराब हो, तो फ़ौरन पहुँचे और कोविड की टेस्टिंग कराएँ। तो हुँ। हमें अब आशंका ये है कि इससे, क्योंकि मरीज़ को केवल सिर दर्द होगा या बदन दर्द होगा, तो हो सकता है वो घर पे ही रहे और आरटी-पीसीआर कराने ही नहीं पहुँचे। डॉक्टर कपिल, लेकिन जैसा कि हमने पिछले वायरसेस के जो वेरिएंट्स आए थे कोरोना के, उसमें देखा था कि इम्यूनिटी सिस्टम अगर आपका बहुत स्ट्रांग है तो आप वैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट बचने का जो आपका स्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन ओमिक्रॉन वायरस के लिए ये कहा जा रहा है डॉक्टर कपिल कि ये इम्यूनिटी सिस्टम को भी चकमा दे सकता है। ये कह ही रहे हैं, क्योंकि इसकी जो प्रोटीन्स हैं, जो हम कहते हैं स्पाइक प्रोटीन्स, जी। ये 20 प्रोटीन्स अलग हैं। तो हाँ। हो सकता है कि इसको वैक्सीन भी नहीं पहचाना, ये मैं आशंका है। हाँ। लेकिन हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इम्यूनिटी में, आप देखिए, लोगों की दिनचर्या में आयुर्वेदिक इलाज, हुँ। आयुर्वेदिक उपाय, ये सब नियमित रूप से लोग कर रहे हैं और हुँ। इम्यूनिटी को बढ़ा ही रहे हैं जब से कोविड आया है। हर जी। लोग सजग हो गए हैं। तो मुझे तो पर्सनल लेवल पे तो कोई डर लग नहीं रहा है। ये ज़रूर है कि ज़्यादा फैलेगा, लेकिन नुकसान नहीं पहुँचाएगा। ठीक है, डॉक्टर विकास मित्तल, आवाज़ मिल रही है सर आपको भी? डॉक्टर विकास, आवाज़ मिल रही है आपको? चलिए, डॉक्टर विकास तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। डॉक्टर कपिल, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे थे, लेकिन जैसा कि पहले भी मैंने कहा कि विशेषज्ञ लगातार कह रहे हैं कि बच्चों को स्पेशली यहाँ पर सुरक्षित करने की ज़रूरत है, तो क्या बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ये खतरनाक हो सकता है? नहीं, बच्चों में फैलेगा, क्योंकि एक तो अब स्कूल खोलने की भी तैयारी है। हुँ। पर सवाल है कि बच्चों में हमने कोई देखा नहीं कि बच्चे अधिकतर इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। तो उनके लिए जो बीमारी, जो सीवियर डिज़ीज़ है, वो होगी या नहीं होगी, ये कहना मुश्किल है। हुँ। क्योंकि बच्चे क्लास में बैठेंगे, पास-पास रहेंगे, या बच्चों को अपन खेलने से नहीं रोक सकते। जी। तो बीमारी फैलेगी तो अवश्य, लेकिन घातक होगी या नहीं होगी, ये हम कह नहीं सकते। तो बिल्कुल। इसीलिए हमने अभी भी यही कह रहे हैं, डॉक्टर लोगों की सलाह यही रहेगी कि सावधानी पुरानी तरह ही बरतें, वही मास्क का यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और खुली जगह में रहें। एसी वगैरह का अवॉइड करें यूज़ करना इस मौसम में। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन ऐसे में पिछले जो वेरिएंट्स रहे उसके कुछ स्पेसिफिक लक्षण रहे, ओमिक्रॉन के भी क्या कुछ वैसे ही लक्षण होंगे अगर ओमिक्रॉन से संक्रमित कोई व्यक्ति होता है, या फिर इसके जो लक्षण है वो अलग होंगे, और अलग होंगे तो वो क्या होंगे? वही मैंने बताया आपको पहले भी, कि जैसे दक्षिणी अफ्रीका के डॉक्टर्स ने बताया है कि ये वेरिएंट जो है सिम्पटम या लक्षण में भी थोड़ा-सा मतलब चतुराई कर रहा है, क्योंकि इसमें गला खराब होना और सांस में दिक्कत होना, ये शुरू में नहीं हो रहा है। हम्म। शुरू में केवल सिर दर्द होना, बदन दर्द होना
बुखार आ ही नहीं रहा है और सीधे फिर फेफड़े की बीमारी होती है। इसीलिए हम इससे डर रहे हैं, क्योंकि इनिशियल फेज में लोग पहचान ही नहीं पाएंगे जो कोविड है, या कोविड टेस्ट नहीं कराएंगे, और जब सीधा लंग्स में होगा तभी वो डॉक्टरी सलाह लेंगे। बिल्कुल, हालांकि कई एक्सपर्ट्स ये भी कह चुके हैं कि जो डेल्टा वेरिएंट रहा उससे ये कई गुना ज़्यादा खतरनाक है। तो डेल्टा से जो मंजर हमने देखा, मतलब हम उससे बहुत ज़्यादा खतरनाक मंजर का एक्सपेक्टेशन यहाँ पर कर सकते हैं, और यहाँ से हमारी जो सावधानियाँ होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। नहीं, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि सावधानियां बरतनी चाहिए पहले की तरह। और मैं तो ये भी हाँ कहूंगा कि आपका इतना पॉपुलर चैनल है, ये आपको बार बार लोगों को सतर्क करना पड़ेगा। जी। पर जहां से कि आप कह रहे हैं कि घातक है, ये हम अभी दर्शकों में ये चीज फैलाना नहीं चाहते कि घातक है, क्योंकि ये अभी कहीं भी प्रूव नहीं हुआ है। केवल जल्दी फैल रहा है, ज्यादा फैल रहा है, लेकिन कहीं भी गंभीर बीमारी नहीं कर रहा है। मेरा तो यही कहना है। बिल्कुल, वैज्ञानिक इस नए वेरिएंट को लेकर इसलिए भी चिंतित हैं क्योंकि इस वेरिएंट में सबसे ज़्यादा म्यूटेशन देखी जा रही है। बिल्कुल, तो डर यही है कि अगर इतना म्यूटेशन हो गया, तो क्या हुँ। वो वैक्सीन इसको पहचान पाएगा और उससे काम करेगा या नहीं हाँ। करेगा? इसीलिए सारी दौड़-भाग यही है कि इसके खिलाफ भी एक नया वैक्सीन तैयार किया जाए। हुँ, और हालाँकि जो कंपनियाँ जो बना रही हैं, मॉडर्ना, फाइज़र, वो हुँ, ये कह रहे हैं कि जिन लोगों के ऑलरेडी 2 डोज़ लग चुके हैं, उनके लिए हम थर्ड वेरिएंट इसके ओमाइक्रॉन के खिलाफ ही बनाएँगे और हुँ। वो दे दिया जाएगा, तो वापस मरीज़ सभी तरह के वेरिएंट से प्रभावित नहीं हो पाएगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऐसे में जिस तरीके से हम ज़िक्र लगातार कर रहे थे इस पूरे वायरस को लेकर, लेकिन जो डाइट हमने कोरोना की पहली लहर के दौरान से ही लेनी शुरू की थी, काढ़ा हम पीने लगे थे, बहुत ज़्यादा प्रोटीन का इंटेक करने लगे थे, क्या उसे ही कंटिन्यू करना होगा या फिर ये वक़्त ऐसा है जहाँ पर कुछ बदलाव करने होंगे? देखिए, वैसे तो जो अब दिनचर्या हमने अब अपनाई है, हुँ, व्यायाम करना, घर पे एक्सरसाइज करना, डाइट में बदलाव करना, वो तो उम्र भर चलना चाहिए। मतलब कोरोना के लिए ही क्यों? और मैं तो कह रहा हूँ लोग अब सजग सतर्क हो गए हैं। हर आदमी अपने लेवल पे अपने-अपने तरीके से, अपने-अपने साधन से अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने में लगा हुआ है। तो उसको तो ये उम्र भर करना चाहिए, क्योंकि केवल कोरोना की बात नहीं है, और बीमारियाँ भी कम होंगी। तो मेरा तो यही कहना है कि वही दिनचर्या वही अपनाइए, वही सब कार्य करते रहिए, जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती रहे। चाहे वो काढ़ा पीना हो, चाहे वॉक पे हाँ। जाना हो, चाहे वो अलग-अलग मिश्रण लेना हो, हर रीजन का, हर स्टेट का अलग-अलग जो कहते हैं उपाय होते हैं, तो वो करते रहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन जिस तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर भी आपने भी जिक्र किया, हम भी तमाम दर्शकों से अपील करते हैं कि दोनों डोजेस ज़रूर लें, लेकिन इसको लेकर भी लगातार चर्चाओं का जो बाजार है वो गर्म है कि दोनों वैक्सीन जो है, खासतौर पर कोविशील्ड और कोवैक्सीन बहुत ज़्यादा असरदार नहीं होने वाली है। ऐसे में कई राज्यों में बूस्टर डोज की भी मांग उठने लगी है। क्या ये सिर्फ मिथ है या फिर इसमें भी कोई सच्चाई? देखिए, आईसीएमआर जो है सबसे साइंटिफिक बॉडी है, और उसने हाँ। कल ही स्टेटमेंट दिया है कि कोवैक्सीन कारगर रहेगी इसके अगेंस्ट भी। और हाँ। रही बात ये कि बूस्टर डोज, तो इंडिया में अभी तक कोई ऐसा एविडेंस मिला नहीं है कि बूस्टर डोज ज़रूरी है। ये ज़रूर है कि फाइज़र ने अमेरिका में बूस्टर डोज लगाने चालू कर दिए हैं, जी। लेकिन वो अलग वैक्सीन है। इंडिया में जो वैक्सीन लगी हैं, उसमें अभी कोई प्रमाण नहीं है कि उनकी बूस्टर डोज भी चाहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर बूस्टर डोज की मांग हो रही है, लेकिन अगर ये दोनों वैक्सीन, चूंकि इस पर अभी ये जांच का विषय है, जांच जारी है, दोनों वैक्सीन अगर ये कारगर नहीं ओमिक्रॉन पर साबित होती है, तो ये कितना डेंजरस होने वाला है और ये कितना मतलब सोचने पर मजबूर करने वाला विषय होने वाला है। उसके बाद क्या अल्टरनेटिव? हाँ, देखिए, अच्छी बात ये है कि अधिकतर वैक्सीन इंडिया में ही बन रही है, और वो लोग अलर्ट हैं, और अब हम्म। उनको ये प्रक्रिया समझ में आ गई है कि वैक्सीन कैसे जल्दी बनाई जाए। तो हम्म। वो माइक्रोन अगर फैलता भी है, तो मुझे ये लगता है कि कुछ हफ्तों में ही उसके खिलाफ भी ये वैक्सीन बन जाएगी। और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आप जानते हैं इंडिया में, क्योंकि इंडिया में आज़ादी के बाद से ही हर गांव में वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध है। तो हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रक्चर है। क्योंकि आपने देखा होगा कि यूएसए, जर्मनी, इन सब में स्टॉल लगा लगा के वैक्सीन लगाए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ ये चीज़ कभी होती नहीं थी रूटीन में। इंडिया में हमेशा रूटीन में, चाहे पोलियो के वैक्सीन हो, चाहे कोई भी वैक्सीन हो, उसकी घर-घर सुविधा थी लगाने की, एएनएम द्वारा, आशा वर्कर द्वारा। तो हमें तो पहले वैक्सीन चाहिए, और उसको लगाने का हमारे पास पूरा सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है। हम्म। बिल्कुल, साथ ही जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी है, ये बहुत कारगर साबित हुई है डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट के खिलाफ, लेकिन विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन के सामने इसका असर फेल हो सकता है। बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर आपको ध्यान हो तो रीजेनॉन करके नाम की एंटीबॉडी डोनाल्ड ट्रम्प ने भी लगवाई थी। जी। अब एंटीबॉडी का ये होता है कि वो पर्टिकुलर चीज़ के अगेंस्ट ही बनती हैं। वो हाँ। उसको पहचानती हैं, तब उस पे अटैक करती हैं। हाँ। अब चूँकि ओमाइक्रोन में नया प्रोटीन आया है, तो जो पुरानी एंटीबॉडीज़ बनी हैं, वो फेलियर हैं। तो हम्म। उससे मैं उस पे अब मैं ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। हम्म। लेकिन अच्छी बात ये है कि जो पेशेंट सिक है, जिनको हम स्टेरॉइड वगैरह देते हैं,
स्टेरॉइड तो अभी भी कारगर रहेंगे, चाहे कोई सा भी वेरिएंट हो। अगर आपके लंग्स अफेक्टेड हैं तो जो स्टेरॉइड इंजेक्शन द्वारा दिए जाते हैं वो अभी भी कारगर रहेंगे। ये जरूर है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कारगर नहीं होंगी, क्योंकि उसका चेहरा ही बदल चुका है वायरस का। जी। देखिए, जिस तरीके से ये जो मौसम है, ये भी संक्रामक बीमारियों का मौसम है। लगातार लोगों को वायरल फीवर हो रहा है, डेंगू हो रहा है और ये भी ओमिक्रॉन भी कुछ ऐसा ही वेरिएंट है जिसमें ऐसे ही सामान्यतः लक्षण देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे कौन से वो स्पेसिफिक पॉइंट्स हो जिसका रियलाइजेशन अगर हम अपने शरीर में या बदलाव होता हुआ देखते हैं तो तुरंत हमें टेस्ट के लिए जाना चाहिए? क्योंकि अब ओमाइक्रॉन के नए लक्षण सामने आए हैं, तो आपको आजकल कोई भी सिर दर्द, बदन दर्द या काम करने की इच्छा नहीं हो, ये सबसे प्रमुख लक्षण है, तो आपको फौरन टेस्ट कराना चाहिए। और जैसा कि आप रूटीन में बचाव करते आए हैं, वो सावधानियां तो आप बरतते रहें, जिससे कि आपको ये चीज लगे ही नहीं। तो मेरा ये अभी आपके चैनल द्वारा फिर ये अपील है जनता से कि मास्क का प्रयोग जरूर करें, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो। सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी बनाए रखिए और वैक्सीनेशन जहां तक पॉसिबल हो पूरे लगवा लीजिए। बिल्कुल, पिछले दौरान हमने देखा था कि होम जो आइसोलेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर विकास, आपको आवाज़ मिल रही है? डॉक्टर विकास, आपकी आवाज़ नहीं मिल रही मुझे। अपने आप को अनम्यूट कीजिए अगर आपने म्यूट कर रखा हो तो। डॉक्टर विकास, सर आपकी आवाज़ नहीं मिल रही। डॉक्टर कपिल, आखिरी सवाल आप ही से लेना चाहूँगी, समय की थोड़ी सी कमी है। चूंकि टेस्ट का हम जिक्र कर रहे थे, आरटीपीसीआर बहुत ज़्यादा कारगर है, लेकिन बावजूद इसके जो लास्ट वेरिएंट हमने देखा था डेल्टा प्लस और डेल्टा, वहाँ पर भी डिटेक्ट कर पाने में नाकामयाब रहा था। ऐसे में कितना भरोसा उस पर किया जाए, क्योंकि फिर संक्रमण तेजी से फैल सकता है। नहीं, पर अच्छी बात यह है कि जैसे आप कह रहे हैं कि आरटीपीसीआर से एक भी अगर पेशेंट पकड़ में आ जाता है तो हमारा तंत्र जो है वो पहले ही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो कहते हैं उसको करके उनका सैंपल लेगा, और आरटीपीसीआर से नहीं भी आ रहा होगा तो जीनोम टेस्टिंग कराएगा। तो इसलिए अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तंत्र जो है बिल्कुल मैं कहता रेड अलर्ट पे है। तो अगर एक भी जो मरीज पकड़ में आता है या उसके लक्षण दिखते हैं और उसकी टेस्टिंग हो रही है, तो ये निश्चित है कि उसके जितने कॉन्टैक्ट्स हैं उनको ट्रेस करके हम रूल आउट करेंगे कि ओमाइक्रॉन है तो नहीं। ठीक है डॉक्टर विकास, आवाज मिल रही है आपको? नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। सर, चूंकि समय की कमी है और पूरे शो के दौरान आपकी आवाज नहीं मिल पाई, एक आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगी। दर्शकों को एडवाइस आप क्या देना चाहेंगे ओमिक्रॉन के दहशत के बीच किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखें? देखो, कोविड के बचाव के उपाय वही है, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहन के रखें, वैक्सीनेशन अपना कंप्लीट रखें, जिन्होंने अभी तक नहीं लगवाया वो अपनी वैक्सीन लगवाएं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नहीं जाए। बिल्कुल, जो तमाम प्रिकॉशंस हैं जो अब तक हम लेते चले आ रहे थे, उसके अलावा डॉक्टर कपिल ने बहुत ही विस्तार से समझाया कि क्या आपको करना है क्या ना करना। उम्मीद है कि न सिर्फ आपने सुना होगा बल्कि समझा भी होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर विकास, डॉक्टर कपिल हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जनता जागरूक हो और जागरूक होकर अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करे और इस ओमिक्रॉन से भी अपने आप को बचा कर रख पाए। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।